मेरी शादी को अभी 3 हफ्ते ही बीते थे। मेरे पति अपने ऑफिस के काम के सिलसिले में 1 हफ्ते के लिए शहर से बाहर गए हुए थे। आधी रात के वक्त जब मुझे प्यास लगी तो मैंने देखा कि जग में पानी नहीं था, इसलिए मैं उठकर किचन में पानी लेने के लिए कमरे से बाहर निकली तो मैंने घर के नौकर को चोरी छिपे जेठानी के कमरे में जाते हुए देखा। ये देखकर मुझे किसी गड़बड़ का अंदेशा हुआ। फिर मैंने अपने ससुर को भी जेठानी के कमरे में दबे पांव जाते हुए देखा। ये सब देखकर मैं हैरान रह गई थी, क्योंकि मेरे जेठ तो घर पर नहीं थे। फिर ये दोनों जेठानी जी के कमरे में क्या कर रहे थे? इसका पता लगाने के लिए मैं भी जेठानी जी के कमरे के पास गई, लेकिन वहां से कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थी। उनसे तो मुझे किसी और ही बात का अंदेशा हो रहा था। मुझसे रहा नहीं गया और मैंने धीरे से उनके कमरे का दरवाजा खोलकर देखा तो सामने का नजारा देखकर मेरे तो पैरों तले से जमीन ही निकल गई थी। मेरे हाथ से पानी का जग गिरते गिरते बचा। मैंने जैसे तैसे खुद को संभाला और भागती हुई सीधा अपने कमरे में आ गई और अपने कमरे को अंदर से बंद करके मैंने कुंडी लगा ली। मेरी सांसें बहुत तेज चलने लगी थी। मैं तुरंत ही आकर बेड पर बैठ गई। अब तो मुझे और भी तेज प्यास लगने लगी थी। मैंने तुरंत ही बिना गिलास में पानी डाले सारा का सारा पानी जल्दी जल्दी अपने मुंह के अंदर उड़ेलना शुरू कर दिया। मैं इतनी ज्यादा हड़बड़ी में थी कि बहुत सारा पानी तो मैंने अपने ऊपर ही गिरा दिया। मुझे अभी तक अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने आखिर आज ये क्या देख लिया है। मेरी जेठानी ऐसा कैसे कर सकती थी, और फिर मेरे ससुर, वो भी ऐसा कैसे, और साथ में नौकर भी। ये सब के सब इतने गिरे हुए कैसे हो सकते हैं? घर के नौकर को भी उन्होंने नहीं छोड़ा, और तो और मेरे ससुर को भी इससे कोई ऐतराज नहीं। आखिर इस घर में ये सब हो क्या रहा था? जेठानी तो मेरे जेठ जी को धोखा दे रही थी। न सिर्फ जेठ जी की पत्नी उनकी पीठ पीछे ये सब कर रही थी, बल्कि उनका पिता भी उनकी गैर मौजूदगी में इस बात का फायदा उठा रहा था। नौकर तो बाहर का आदमी था। जब उसे मौका दिया जाएगा तो वो क्यों इस तरह का मौका अपने हाथ से भला जाने देगा? अभी मेरी शादी को दिन ही कितने हुए थे, और ये मैंने इस घर में क्या देख लिया? मेरे पति भी इस वक्त मेरे साथ नहीं है। अब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं किससे क्या कहूँ। मेरी सास, वो तो अपनी बीमारी के कारण अपने कमरे से ज्यादा निकलती ही नहीं। यही सब सोचते हुए मेरी आंखों के सामने कुछ महीने पहले का पूरा मंजर दोबारा से तैरने लगा था, जब ये लोग मेरे पापा के एक बहुत बड़े क्लाइंट की पार्टी में हम लोगों से मिले थे। वहां पर जब मेरे पापा को इन लोगों के बारे में पता चला तो वो काफी इम्प्रेस हुए थे। मेरे ससुर जी का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था और उनके दोनों बेटे भी अलग से अपने अपने बिजनेस को स्टैब्लिश कर रहे थे। मेरे पापा को मेरे पति रितेश बहुत पसंद आए और मेरे ससुर जी को भी मैं बहुत अच्छी लगी थी। इसलिए इन लोगों के मन में शादी का विचार आया। मेरे पापा ने कुछ दिन इनके बारे में और डिटेल निकलवाने में लगवाए। जब उन्हें सब कुछ ठीक लगा तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना अब वो इस रिश्ते की बात आगे बढ़ाएं। और जब पापा ने इन लोगों के घर आकर रिश्ते की बात चलाई तो जल्दी ही ये लोग भी शादी के लिए तैयार हो गए। मेरे पति सिर्फ 2 भाई हैं। उनके बड़े भाई विजय की शादी 6 साल पहले हो चुकी है। मेरे ससुराल में सास, ससुर और जेठानी ही रहते हैं। मेरी शादी के बाद से जब से मैं विदा होकर इस घर में आई हूँ, मुझे घर की चीजों को समझने में मेरी जेठानी ने ही मदद की है, और मेरी उनके साथ अच्छी पटने भी लगी थी। क्योंकि मेरी सास तो बीमार रहती हैं, तो वो सालों पहले ही घर की जिम्मेदारियों से संन्यास ले चुकी हैं। अब तक तो मैं अपनी जेठानी को बहुत सीधा मानती थी, क्योंकि इन दिनों मैंने यही देखा था कि वो मेरी हर काम में मदद करती थी और बहुत ज्यादा बात भी नहीं करती थी। जैसा भी मेरे ससुर कहते थे वो सारा काम उनके मन के हिसाब से ही करती रहती थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि उनके मासूम से चेहरे के पीछे इतनी चालाक और मक्कार औरत छुपी होगी। वो तो एक नंबर की धोखेबाज है। मेरे जेठ जी ने अपनी जो दूसरी कंपनी शुरू की है वो मुंबई में है, और वो वहीं पर रहकर वहाँ का काम संभालते हैं। कई कई महीनों के बाद वो यहाँ कुछ दिनों के लिए ही आते हैं, और इधर मेरी सास ज्यादा चल फिर नहीं पाती तो वो अपने कमरे में ही रहती हैं, और ये लोग इस बात का ही फायदा उठा रहे हैं। मुझे अपने पति रितेश की याद सताने लगी। मैं सोचने लगी कि अगर वो यहाँ होते तो मैं अभी के अभी उनके पिता और इस नौकर और उनकी भाभी तीनों के ही काले चेहरों का पर्दाफाश कर देती।
लेकिन क्योंकि वो यहाँ नहीं है, तो अब मुझे इस बात का इंतजार करना पड़ेगा कि मैं उनके आने पर उन्हें सब कुछ सच बताऊं। लेकिन फिर दूसरे ही पल मुझे ये लगने लगा कि मेरे पास इस वक्त ऐसा कोई भी सबूत नहीं है जिससे मैं ये बात अपने पति के सामने साबित कर सकूं, क्योंकि कोई भी बेटा अपने पिता के लिए इस तरह की बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। और अभी तो मेरी शादी को ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ है, और मैं तो अभी इस घर में अपने पति पर अपने लिए विश्वास भी पैदा नहीं कर पाई हूँ, जो वो मेरी बात पर आंख बंद करके यकीन कर लें। आखिर हमारे रिश्ते को दिन ही कितने हुए हैं, तो फिर वो मेरी बात क्यों मानेंगे? वो तो अपने पिता और अपनी भाभी की बातों पर ही विश्वास करेंगे। और अगर मेरे पति ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया और मैं कोई भी सबूत उन्हें नहीं दे पाई, तो फिर मैं खुद ही बुरी तरह से अपनी ही बात में फंस जाऊंगी और अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारकर अपने नए शादीशुदा जीवन को बर्बाद कर लूंगी। मेरी जेठानी और ससुर तो यही चाहेंगे कि मेरा पति मुझे ही उल्टा तलाक दे दे, क्योंकि जब वो ये जान जाएंगे कि मुझे उनकी सारी सच्चाई पता चल चुकी है, तब तो ये यही चाहेंगे कि मैं जल्द से जल्द इस घर को छोड़कर चली जाऊं, ताकि वो अपनी मनमर्जी कर सकें। मैंने सोचा कि मुझे इस वक्त चुप रहना चाहिए, क्योंकि इसी में मेरी भलाई है। अगर मुझे इस सब को रोकना है, तो पहले मुझे सही से सबूत जुटाने होंगे। उसके बाद ही मुझे कोई कदम आगे बढ़ाना चाहिए। अपने आप को समझा बुझा कर मैं शांति से लेटकर सो गई। अगली सुबह जब मैं सोकर उठी, तो मुझे अचानक से रात वाला पूरा वाकया याद आ गया और मैं बुरी तरह से सिहर उठी। लेकिन मैंने खुद को समझाया कि मुझे फिलहाल इन बातों पर कोई ध्यान नहीं देना है, बल्कि अपने नए शादीशुदा जीवन को अच्छे से चलाने के ऊपर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करना है। मैं तुरंत ही फ्रेश होकर किचन में सभी का नाश्ता बनाने के लिए चली गई। मैं जैसे ही किचन में पहुंची, तो मैंने देखा कि मेरी जेठानी पहले से ही किचन में नाश्ता बनाने की तैयारी कर चुकी थी। उन्होंने मुझे देखते ही एक प्यारी सी मुस्कान दी और मुझसे कहने लगी, उठ गई प्रिया, अच्छा हुआ, मैं तुम्हें उठाने की सोच ही रही थी। ऐसा करो, तुम सभी के लिए जूस तैयार कर लो, तब तक ये सारा नाश्ता मैं तैयार कर देती हूँ। मैंने देखा नाश्ता बहुत सारा था। मुझे लगा कि ये तो अकेले जेठानी के लिए बहुत हो जाएगा। मैंने उनसे कहा कि मैं जूस तैयार करने के बाद आपकी मदद कर देती हूँ। तो वो कहने लगी, अरे नहीं, तुम बेकार में परेशान होगी, तुम जूस बनाओ, मैं पूरा नाश्ता खुद ही तैयार कर लूंगी। घर का नौकर भी मुझे उस वक्त कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने इसके बाद अपनी जेठानी से कुछ भी नहीं कहा और जूस तैयार करने लगी। लेकिन मैं मन ही मन सोचने लगी कि ये औरत कितनी ज्यादा चालाक है। रात में इसका दूसरा ही रूप होता है और सुबह तो ये एकदम अलग नजर आती है। इसकी बातों से तो ऐसा लग रहा है जैसे कि शहद टपक रहा हो, जबकि कोई नहीं जानता कि रात होते ही इसकी कौन सी दूसरी असलियत निकल कर बाहर आती है। मैंने सोचा कि लेकिन ये जो भी कर रही हैं, उसमें सिर्फ मेरी जेठानी की ही गलती नहीं, मेरे ससुर भी तो बराबर पाप के भागीदार हैं। लेकिन एक बात थी कि मेरी जेठानी मेरे साथ बहुत अच्छे से पेश आती थी। धीरे धीरे उस घर में मेरे दिन यूं ही बीतने लगे थे। मेरी जेठानी घर के काम को लेकर मुझ पर कोई दबाव नहीं बनाती थी, बल्कि घर की ज्यादा से ज्यादा जिम्मेदारी वो खुद से ही उठा लिया करती थी और मुझे आराम पहुंचाने की कोशिश करती थी। मैं कई बार ये सोचती थी कि जब ये इतनी ही अच्छी हैं, तो फिर आखिर ये सब क्यों करती हैं? शायद इसलिए क्योंकि जेठ जी कई कई महीनों तक दूसरे शहर में रहते हैं। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता है कि जब जेठ जी दूसरे शहर में रह रहे हैं, तो ये यहाँ अकेली क्यों रहती हैं? इन्हें भी उनके पास चले जाना चाहिए। लेकिन ये इतने सालों से अकेले यहाँ पर क्यों रह रही हैं? फिर मैंने सोचा कि और उनकी शादी को इतने साल हो गए, लेकिन फिर भी इन्हें अब तक कोई औलाद भी नहीं हुई है। मेरे दिल में ख्याल आया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जेठ जी में कोई कमी हो और इसी वजह से जेठानी जी को अब तक कोई औलाद भी नहीं हुई और वो इनकी जरूरत को भी पूरा नहीं कर पाते हैं। और इसीलिए ये ससुर जी के ये सोचकर मुझे गुस्सा आने लगा कि अगर पति कोई जरूरत पूरी नहीं कर सकता, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम इस तरह की हरकत करो। मुझे तो समझ में नहीं आता था कि आखिर मैं अपनी जेठानी को लेकर अपनी राय अच्छी बनाऊं या बुरी बनाऊं। लेकिन अब क्योंकि मैंने उन लोगों को जिस तरह से देख लिया था, तो जब भी मेरी जेठानी, मेरे ससुर और वो नौकर मेरे सामने कोई भी काम करते हुए मुझे नजर आते, तो मेरा पूरा ध्यान उनकी तरफ ही रहता था। मैंने ये चीज नोटिस की थी कि मेरी जेठानी ससुर से अजीब तरह से डरती रहती थी
और नौकर से तो वो बिल्कुल भी बात नहीं करती थी। उससे वो दूर रहने की ही कोशिश करती थी। घर में चाहे कितना भी ज्यादा काम क्यों ना हो, लेकिन वो कभी भी नौकर से हेल्प नहीं मांगती थी। वो अपनी मर्जी से जो काम कर देता था बस करता था। बाकी वो कभी भी उसे किसी काम के लिए नहीं कहती थी। लेकिन ससुर जी को ये बहाना मिल जाता था कि तुम्हारी सास की तो तबीयत खराब रहती है, वो तो बिस्तर से ज्यादा उठ नहीं पाती, इसलिए जेठानी जी को ससुर जी के काम करने पड़ते थे। लेकिन मैंने देखा था कि वो बहुत ही उदास होकर ससुर जी के काम करती थी। उनके चेहरे से उस वक्त साफ साफ मजबूरी झलका करती थी। इसलिए मुझे समझ में नहीं आता था कि जब उनके चेहरे पर ये मजबूरी है, फिर ये मेरे ससुर का साथ क्यों देती हैं। इधर मेरे पति लौट आए थे, लेकिन उन्हें कुछ भी बताने की मेरे अंदर हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि बार बार मेरे मन में यही बात आने लगती थी कि मेरे पास अभी भी अपनी बात को साबित करने का कोई भी सबूत नहीं है। और अगर रितेश ने मेरा भरोसा नहीं किया तो फिर मेरा क्या होगा। अगर उन्होंने मुझे छोड़ दिया तो मेरे घर वाले भी उल्टा मुझे ही दोष देंगे कि मुझे दूसरों के मामले में टांग अड़ाने की जरूरत ही क्या थी। पता चला कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपना गृहस्थ जीवन बर्बाद कर लूं और ये लोग तो आराम से जो अब तक करते चले आ रहे थे वो करते रहें। मेरे पति भी अपने बिजनेस की वजह से अक्सर दूसरे शहर जाते रहते थे और जेठ तो पहले से ही बाहर रहा करते थे, इसलिए कई बार मैं भी अकेली रहती थी और मेरी जेठानी भी, और वो इसी बात का आराम से फायदा उठाती रहती थी। एक रात रितेश अपने काम से शहर से बाहर गए हुए थे और मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं थोड़ी देर के लिए छत पर टहल लेती हूँ। मैं जैसे ही छत पर जाने के लिए सीढ़ियों के पास पहुंची, तभी मुझे जेठानी के कमरे से फिर से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी, जिन्हें सुनकर मैं अपने कदमों को रोक नहीं पाई और जेठानी के कमरे की तरफ चली गई। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला तो आज तो अंदर का नजारा देखकर मेरे होश उड़ चुके थे, क्योंकि आज मैंने किसी अनजान आदमी को जेठानी के कमरे में देखा था। ये आदमी ना जाने कौन था और ये आखिर हमारे घर के अंदर कैसे आया। क्या किसी को भी इसके बारे में पता ही नहीं चला? भला ये कैसे हो सकता था? तो मुझे अपनी जेठानी पर रह रहकर बहुत गुस्सा आ रहा था कि वो ये सब घर में क्या कर रही है। वो ही इस आदमी को घर के अंदर लेकर आई होगी, क्योंकि बाकी सब लोग तो अपने अपने कमरों में आराम से सो रहे हैं। ये सब देखकर मेरे अंदर गुस्से का ज्वालामुखी फूटने लगा, क्योंकि मुझे ऐसी धोखेबाजी हरगिज बर्दाश्त नहीं होती थी। मेरा शुरू से ही ये नेचर रहा कि मैंने कभी भी गलत चीज को बर्दाश्त नहीं किया, जिस वजह से मुझे हर कोई बहुत तेज बताता था। मेरी माँ भी मुझे हमेशा ही समझाती थी कि मैं दूसरों के मामलों में ना पड़ा करूं और जो हो रहा है चुपचाप होने दिया करूं, क्योंकि कई बार ऐसे लोग बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। लेकिन मैं अपने स्वभाव के चलते हुए किसी भी गलत बात को नजरअंदाज नहीं कर सकती थी, इसीलिए उस वक्त अभी मुझसे रहा ही नहीं जा रहा था। पहले तो मैंने सोचा कि मैं अपने जेठ जी को फोन करके सब कुछ बता देती हूँ। फिर मुझे लगा कि इतनी बड़ी बात फोन पर बताना और उसे समझा पाना बहुत मुश्किल है, इसलिए मुझे जेठ जी के घर आने का इंतजार करना होगा और वो जैसे ही इस बार घर लौटेंगे मैं सही मौका देखकर उन्हें जेठानी की और उनके पिता की पूरी हकीकत बता दूंगी। किस्मत से मेरे जेठ अगले दिन ही घर आ गए, लेकिन जब वो घर आए तो उनके साथ में एक 5 साल का बच्चा भी था। वो बच्चा बहुत ही प्यारा था। मैंने जब अपने जेठ जी से पूछा कि ये कौन है, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये उनकी मौसी की बेटी का बेटा है। वो कहने लगे कि वो मुंबई में ही रहती है। उनका बेटा मेरे जेठ जी के साथ घूमने जाने की बहुत जिद कर रहा था, इसलिए जेठ जी कहने लगे कि मैंने सोचा कि इसे यहाँ पर घुमा ले जाता हूँ। मैंने उनसे कहा कि आपने तो ये बहुत अच्छा किया, ये तो बहुत ही प्यारा है। मैं उस छोटे से बच्चे के साथ खूब बातें करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो थोड़ा सा शांत स्वभाव का था। तभी मेरी जेठानी वहां आ जाती हैं और वो दौड़कर उस बच्चे को अपने गले से लगा लेती हैं और खूब प्यार करने लगती हैं। उन्हें ऐसा करता देख मेरा भी दिल भर आता है। भले ही मुझे अपनी जेठानी पसंद नहीं थी, लेकिन इस वक्त मेरे मन में उनके प्रति एक अलग ही भावना थी, क्योंकि मैं समझ सकती थी कि एक औरत जो इतने साल से बेऔलाद है, उसके दिल में एक छोटे से बच्चे को देखकर इतनी ममता उमड़ना कोई ताज्जुब की बात नहीं थी। फिर मेरी जेठानी उस बच्चे को लेकर अपने कमरे में चली जाती हैं। उस दिन मैंने पहली बार अपनी जेठानी को इतना खुश देखा था।
उनके चेहरे की खुशी देखकर मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। इधर मैंने अपने जेठ जी के लिए चाय बनाई और मैं उन्हें चाय देने के लिए बाहर गार्डन की तरफ गई। लेकिन जैसे ही मैं उनके पास पहुंचने वाली थी, तभी वो बच्चा मेरे जेठ जी के पास आया और उसने धीरे से कहा, पापा, मुझे साइकिल चलानी है। ये बात सुनते ही मेरे तो होश उड़ चुके थे और मेरे जेठ जी भी उस वक्त एकदम से पलटे और उन्होंने उस बच्चे के मुंह पर हाथ रख दिया। ये देख मैं बुरी तरह से चौंक गई। मैं तुरंत ही वहां से पीछे हटकर एक खंबे के पीछे चली गई और वहां से छुपकर सब कुछ देखने लगी। जेठ ने उस बच्चे को आंखें दिखाईं और उसे धीरे से कहा कि मैंने मना किया था ना, मुझे अंकल कहना। वो बच्चा बेचारा बुरी तरह से डर गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो घबरा कर वापस अंदर चला गया। ये सब देखकर मैं दंग रह गई थी। मेरे जेठ तुरंत उठकर खड़े हुए और चारों तरफ नजर दौड़ाकर देखने लगे कि कहीं किसी ने ये सब सुन तो नहीं लिया। जब उन्हें इस बात की तसल्ली हो गई तो वो एक बार फिर से अपने फोन में बिजी हो गए। मैं 5 मिनट रुककर अपनी जेठ के पास चाय देने के लिए गई और वापस अपने कमरे में लौट आई। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उस बच्चे ने मेरे जेठ को पापा क्यों कहा था। आखिर ये सब चक्कर क्या था? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। न जाने क्यों मुझे इस सब के पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश नजर आ रही थी। जरूर कोई तो ऐसा राज था जो ये सब लोग मुझसे छुपा रहे थे। अगले दिन मेरे जेठ जब उस बच्चे को अपने साथ लेकर जा रहे थे तो मेरी जेठानी बहुत बुरी तरह से रोने लगी। इस पर जेठ जी उन पर गुस्सा होने लगे कि तुम बिना बात इतना ड्रामा कर रही हो। दूसरे के बच्चे को आखिर कब तक अपने पास रख सकती हो? जेठ जी के डर की वजह से जेठानी ने अपनी आंखों के आंसू पोंछ लिए। फिर उन्होंने इस बच्चे को अपने गले से लगाकर जी भर के प्यार किया और उन दोनों लोगों को वहां से विदा करके वो उदास मन से अपने कमरे में लौट आई। लेकिन इधर मुझे अब इन लोगों पर शक हो गया था। आखिर इस सबके पीछे क्या सच्चाई छुपी हुई थी? पहले मैंने सोचा कि मैं अपनी जेठानी से इस बारे में पूछती हूँ, लेकिन फिर मुझे लगा कि ये औरत मुझे कुछ भी नहीं बताने वाली, क्योंकि ये तो खुद न जाने कैसे कैसे खेल रचाए हुए बैठी है। इन सब चीजों के चक्कर में मैं जेठ को अपनी जेठानी की जो सच्चाई बताना चाहती थी वो भी बता नहीं पाई। हाथ आया एक ये मौका भी मेरे हाथ से निकल चुका था। लेकिन अब मैंने इस गुत्थी को सुलझाने का पूरा मन बना लिया था। मुझे अब तक सिर्फ इतना पता था कि मेरे जेठ जी की कंपनी मुंबई में है, लेकिन वो किस नाम से है इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं थी। मैंने सोचा कि मैं जेठानी जी के कमरे की तलाशी लेती हूँ। जरूर उनकी कंपनी से जुड़ा हुआ कोई न कोई कागज तो उनके कमरे में मुझे मिल ही जाएगा, जिससे मुझे कोई जानकारी तो मिलेगी ही। इसीलिए जब मेरी जेठानी किचन में काम करने के लिए गई तो मैं मौका पाते ही उनके कमरे में चुपके से घुस गई और उनकी अलमारी को खंगाल डाला। काफी देर की मशक्कत के बाद मुझे कुछ कागजात मिले जिसमें उनकी कंपनी का नाम मुझे मिल गया। मैंने उस कागज को अपने पल्लू में छिपा लिया, लेकिन जैसे ही मैं जेठानी के कमरे से निकलने वाली थी तभी अचानक मेरी जेठानी कमरे में आ गई। उन्होंने मुझे अपने कमरे में देखा तो कहने लगी, प्रिया, क्या तुम्हें कुछ चाहिए था? तुम मुझे बता देती, मैं तुम्हें खुद से लाकर दे देती। अपनी जेठानी के मुंह से इतनी प्यारी बातें सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, आखिर कब तक आप ये अच्छाई का चोला ओढ़े रहेंगी? बंद करिए अपना ये नाटक, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। मेरी बात सुनकर मेरी जेठानी के चेहरे पर हैरत फैल गई। वो कहने लगी, क्या हो गया है तुम्हें? तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर रही हो? भला मैंने ऐसा क्या कर दिया है? मैंने कहा कि आपको क्या लगता है कि आपकी असलियत क्या मुझे नहीं पता है? मुझे आपके बारे में सब कुछ पता है, इसीलिए मेरे साथ अपना खेल खेलने की कोशिश गलती से भी मत करिएगा। जेठानी कहने लगी कि भला मेरी ऐसी क्या असलियत है जो तुम्हें पता चल गई है? तुम्हें शायद कोई गलतफहमी हो गई है। मैंने कहा कि मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, क्योंकि आपकी सच्चाई मैं खुद अपनी आंखों से देख चुकी हूँ। लेकिन आप चिंता मत करिए, आपकी सच्चाई मैं सबके सामने लाकर ही रहूंगी। इतना कहकर मैं गुस्से में उनके कमरे से निकल आई थी। उसके बाद मैंने अपने कमरे में आकर अपनी एक पुरानी सहेली को फोन मिलाया। वो मुंबई में ही रहती है और अपने पापा का बिजनेस संभालती है। मैंने सोचा कि वो भी इसी क्षेत्र में काम कर रही है तो उसे जरूर मेरे जेठ जी की कंपनी के बारे में कोई ना कोई नॉलेज तो जरूर होगी। थोड़ी बहुत देर मैंने उससे इधर उधर की बातें की और फिर मैं मुद्दे पर आई। मैंने उसे अपने जेठ की कंपनी का नाम बताया और कहा कि अगर तुम इस कंपनी के मालिक
और उससे जुड़ी हुई कोई जानकारी निकाल कर मुझे दे सकती हो तो प्लीज जरूर दे देना। मेरी सहेली ने मुझसे कहा कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं तुम्हें शाम को ही जो भी इंफॉर्मेशन पता चलती है वो निकाल कर बताती हूँ। उसकी बातों से मुझे बहुत तसल्ली मिल गई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि शाम को वो जो सच्चाई मेरे सामने रखने वाली है उसे सुनकर मेरे तो होश ही उड़ जाएंगे, क्योंकि ऐसा तो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। मेरी सहेली ने मुझे कुछ तस्वीरें भेजी और बाकी की जो डिटेल थी वो भी सारी भेज दी थी, जिसे देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी और मेरा सर बुरी तरह से चकरा रहा था। आखिर ये सब हो क्या रहा था? एक के बाद एक ऐसे ऐसे राज मेरे सामने आ रहे थे जो मेरी समझ से परे थे। पहले से ही मेरे मन में ढेरों सवाल चल रहे थे जिनके जवाब अभी तक मुझे नहीं मिले थे, लेकिन अब तो और भी नए सवाल खड़े हो गए थे, लेकिन उनके जवाब देने वाला भी कोई नहीं था। पर मेरा सब्र का बांध टूट चुका था, मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसलिए मैं तुरंत ही जेठानी जी के कमरे में चली गई और वो तस्वीरें अपनी जेठानी को दिखाते हुए पूछने लगी कि आखिर ये सब क्या है। मेरी जेठानी ने जैसे ही उन तस्वीरों को देखा तो वो भी आंखें फाड़ फाड़ कर कभी मुझे तो कभी तस्वीरों को देखती। वो मुझसे बोली, प्रिया तुम्हारे पास ये तस्वीर आखिर कहाँ से आई? मैंने कहा कि आप पहले मेरी बात का जवाब दीजिए कि आखिर ये सब क्या है। पर वो मेरे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रही थी, लेकिन मैंने भी उनको कस के झकझोर दिया और कहा कि अगर आपने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया तो फिर मैं आपकी सच्चाई जेठ जी को बता दूंगी। मेरी जेठानी कहने लगी कि आखिर तुम मेरी किस सच्चाई की बात कर रही हो, मैं भी तो उसके बारे में जानूं। मैंने कहा कि वो सच्चाई जो आधी रात को निकल कर आती है। मैंने आपको कई बार ससुर जी, इस घर के नौकर और अनजान आदमियों के साथ मैं इतना ही कह पाई थी कि मेरी जेठानी फूट फूट कर रोने लगी और वहीं अपना सर पकड़कर बैठ गई। कहने लगी, तुमने भी मुझे गलत समझ लिया। मैंने कहा कि मेरे सामने ये नाटक मत करिए, ये सब कुछ आपकी मर्जी से ही हो रहा था। इस पर मेरी जेठानी कहने लगी कि मेरी मर्जी? वो तो मुझे याद ही नहीं कि कब पूरी हुई थी। मैं तो इस घर में जब से शादी करके आई हूँ, मेरी इच्छाएं, मेरा सम्मान, यहाँ तक कि मेरी आत्मा, सब कुछ मार दी गई है। मैं तो बस एक जिंदा लाश हूँ जो शरीर को ढो रही है। मेरी जेठानी बोली, तुम्हें सच जानना है ना, तो आज मैं तुम्हें पूरा सच बताती हूँ। ये जो तस्वीर तुम देख रही हो, इसमें तुम्हें मेरे पति दिख रहे हैं और उनके साथ जो औरत खड़ी है दरअसल वो उनकी पत्नी है, और ये जो बच्चा है ये इनका ही बच्चा है। उनके मुंह से ये बात सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैंने कहा कि अगर ये औरत जेठ जी की पत्नी है तो फिर आप कौन हैं? इस पर मेरी जेठानी बोली, मैं इस बच्चे की माँ हूँ, या ये कहूँ कि किराए की माँ हूँ। मैंने हैरानी से कहा, क्या मतलब है आपका? मेरी जेठानी बोली, मैं तुम्हें शुरू से सब कुछ बताती हूँ। दरअसल बात आज से 6 साल पहले की है। मैं अपने पिता के साथ गांव में रहती थी। मेरी माँ तो बचपन में ही मुझे छोड़कर चली गई थी। तब से मैं अपने पिता का और मेरे पिता मेरा सहारा थे। हम बहुत गरीब थे, लेकिन फिर भी छोटे मोटे काम करके हम जैसे तैसे अपना गुजर बसर कर लिया करते थे और एक खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। फिर हमारे गांव में एक फैक्ट्री डाली गई जिसमें विजय सीनियर मैनेजर थे। गांव में फैक्ट्री लगने से गांव वालों को रोजगार मिल गया। मैं और मेरे पिता भी इस फैक्ट्री में काम करने लगे थे। मैंने वहां पर विजय को कई बार देखा था, लेकिन कभी भी कुछ खास ध्यान नहीं दिया था। एक दिन अचानक विजय मेरे घर पर आए और उन्होंने मेरे पिता के सामने मेरा हाथ अपने लिए मांगा। वो कहने लगे कि वो मुझे बहुत पसंद करने लगे हैं। उनके इस प्रस्ताव पर मेरे पिता तो बुरी तरह से हड़बड़ा गए थे। उन्हें तो यकीन नहीं हो रहा था कि इतना पढ़ा लिखा और अमीर आदमी उनके जैसे अनपढ़ की गरीब बेटी को अपनी पत्नी बनाना चाहता है। विजय ने कहा कि वो ऊंच नीच में विश्वास नहीं करते और ना ही किसी भेदभाव को मानते हैं। वो सिर्फ इतना जानते हैं कि वो मुझे पसंद करते हैं और इसीलिए वो मेरा हाथ थामना चाहते हैं। हम जैसे गरीबों के लिए तो ये बहुत बड़ी बात थी। मेरे पिता ने भी बिना कुछ सोचे समझे झट से हाँ कह दी। मैं भी उस वक्त बहुत खुश थी कि मेरे नसीब में इतना अच्छा पति लिखा है। कुछ ही समय बाद हमारी शादी हो गई और मैं विदा होकर अपने ससुराल आ गई। यहाँ आकर भी मैं बहुत खुश थी। सब लोग मेरे साथ बहुत अच्छे से पेश आते थे। धीरे धीरे दिन बीतने लगे और कुछ महीनों बाद ही मैं पेट से हो गई। सभी लोग मेरा बहुत ख्याल रखते थे।
मैं तो अपने आप को दुनिया की सबसे खुशनसीब औरत समझने लगी थी, क्योंकि विजय मेरा दिन रात बहुत ध्यान रखते थे। फिर जब मेरा बेटा पैदा हुआ तब तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा था। लेकिन बिजली तो मुझ पर तब गिरी जब विजय मेरे बच्चे को मुझसे दूर लेकर चले गए। मैं उस वक्त उनके आगे बहुत रोई गिड़गिड़ाई, लेकिन उन्होंने मुझ पर जरा सा भी तरस नहीं खाया। मैंने उनसे पूछा कि आखिर वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। तब उन्होंने मुझे पूरी हकीकत बताई कि विजय तो पहले से ही शादीशुदा थे। उन्होंने मुंबई के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की इकलौती बेटी से पहले से ही शादी कर रखी थी और वो वहीं पर घर जमाई बनकर रहते हैं और उनकी कंपनी को संभालते हैं। लेकिन उनकी बेटी कभी मां नहीं बन सकती थी और इधर विजय इतनी धन दौलत और शोहरत को छोड़ना नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने मुझ जैसी गरीब लड़की को अपना शिकार बनाया। उन्होंने मुझसे शादी सिर्फ इसलिए की ताकि वो अपना वारिस मुझसे पैदा करवा सकें और उनका मकसद पूरा होते ही वो अपनी सच्चाई पर उतर आए थे। उस वक्त मैं विजय और उनके पापा के सामने बहुत लड़ी, लेकिन किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया और वो मुझसे मेरे बच्चे को छीनकर मुझसे दूर ले गए। मैं अपने गरीब पिता की गरीब बेटी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं, लेकिन फिर भी इस तरह से मैं विजय के धोखे को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। इसलिए अपने पिता के घर चली गई। मैंने सोचा कि मैं वहां पहुंचकर अपने पिता को सब कुछ बताऊंगी और विजय और उसके परिवार के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट लिखवाऊंगी। लेकिन वहां पहुंचने पर मुझे पता चला कि मेरे पापा की तबीयत बहुत खराब थी और उन्हें हार्ट अटैक आया था। गांव वालों के साथ मिलकर जैसे तैसे मैं उन्हें अस्पताल लेकर गई, लेकिन वहां पर डॉक्टर ने मुझे जल्द से जल्द ऑपरेशन करवाने की बात कही और ऑपरेशन के लिए लाखों रुपए की जरूरत थी। उस वक्त मैं पूरी तरह से असहाय हो चुकी थी। मेरे पास लाखों रुपए तो छोड़ो, 1000 रुपए भी नहीं थे, लेकिन कैसे भी करके मैं अपने पिता को बचाना चाहती थी। इसलिए मैंने विजय से फोन करके अपने पिता की जान की भीख मांगी। विजय ने मेरे सामने शर्त रखी कि वो मेरी मदद तभी करेंगे जब मैं अपना मुंह बंद रखूंगी और चुपचाप वापस उनके घर में जाकर रहूंगी। अपने पिता की जिंदगी को बचाने के लिए मुझे विजय की इस शर्त को मानना पड़ा और फिर विजय ने ऑपरेशन के पैसे देकर मेरे पिता की जान बचा ली। मैं भी मजबूरन चुपचाप यहाँ लौट आई, क्योंकि एक बार तो जैसे तैसे मेरे पापा मौत के मुंह से वापस लौट कर आए थे। अब मैं दोबारा उन्हें पूरी सच्चाई बताकर मौत के मुंह में धकेल नहीं सकती थी। जब मैंने विजय के बहुत हाथ पैर जोड़े तो उन्होंने मुझ पर रहम खाते हुए ये कहा कि वो कुछ महीनों के बाद मेरे बेटे को एक दिन के लिए मुझसे मिलवा दिया करेंगे। अब तो बस उनका इतना ही रहम मुझ पर है कि जब उनका दिल होता है तो वो मुझे मेरे बेटे से मिलवा देते हैं और मैं उसके इंतजार में ही अपने दिन काटती रहती हूँ। मैंने अपनी जेठानी से कहा कि वो सब जो मैंने रात को देखा है वो क्या है, तो मेरी जेठानी ने कहा कि जिस औरत का पति उसका साथ ना दे उस पर समाज का हर आदमी गिद्ध की नजर रखता है। विजय ने पहले तो मुझे छोड़ा और उसके बाद मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया, लेकिन फिर तो उसने मुझे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसकी कंपनी के साथ डील करने वाले जो बड़े बड़े क्लाइंट्स होते हैं उनको खुश करने के लिए विजय ने मेरा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया ताकि वो ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सके। जब मेरे ससुर ने ये सब होते हुए देखा तो उन्होंने भी मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। इस सब को होते हुए इस घर के नौकर ने भी देख लिया और फिर उसने मेरा एक वीडियो तैयार कर लिया और उसके दम पर वो मुझे ब्लैकमेल करते हुए उसने अपनी भी मनमर्जी चलाई। मैं तो चारों तरफ से बर्बाद हो चुकी हूँ और इसीलिए अब मैं सिवाय एक जिंदा लाश के कुछ भी नहीं हूँ। अपनी जेठानी के मुंह से पूरी सच्चाई सुनकर मैं तो बेहाल हो गई थी। भला कोई किसी के साथ इतना बुरा कैसे कर सकता है? इस दुनिया में कैसे कैसे नीच लोग पड़े हुए हैं। इतना अन्याय तो मैंने आज तक कभी किसी पर होते हुए नहीं देखा था, लेकिन मैं इस अन्याय को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इससे पहले कि मैं अपनी जेठानी से कुछ भी कहती, तभी मुझे बाहर से अपने पति के मेरा नाम पुकारने की आवाज आई, जिसे सुनकर मैं दौड़ी हुई उनके पास चली गई। उन्होंने मुझे देखते ही गले से लगा लिया और कहने लगे, देखो मैं तुम्हारे लिए कितने सारे गिफ्ट से लेकर आया हूँ। रितेश मुझे तुरंत ही कमरे में लेकर गए और मेरे लिए लाए हुए सारे गिफ्ट मुझे खोलकर दिखाने लगे, लेकिन इस वक्त मैं किसी और ही बात में उलझी पड़ी थी। इसलिए मैंने उन सब चीजों को नजरअंदाज करके कहा, रितेश मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। मुझे आपको इस घर की वो सच्चाई बतानी है
जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। मैंने रितेश को एक सांस में ही सब कुछ कह डाला। रितेश ने पहले तो मेरी किसी भी बात पर यकीन नहीं किया। वो कहने लगे कि ऐसा हो ही नहीं सकता है। अगर ऐसा कुछ होता तो मुझे इस बारे में जरूर पता चलता। मैंने कहा कि आपके भाई और पिता इतने चालाक हैं कि उन्होंने आपको कानो कान खबर तक नहीं होने दी। लेकिन फिर भी रितेश मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं थे। इसलिए मुझे मजबूरन उन्हें वो तस्वीर दिखानी पड़ी जो मेरी सहेली ने मुझे भेजी थी। उस तस्वीर को देखते ही जैसे मैं दंग रह गई थी, वैसे ही रितेश के भी होश उड़ गए और उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो कहने लगे कि इसका मतलब ये लोग इतने समय से हम सबको धोखा दे रहे थे। मैंने रितेश से कहा कि वही तो मैं आपको बता रही थी। रितेश ने कहा, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं भाभी पर अब और कोई भी जुल्म नहीं होने दूंगा। ये कहते हुए रितेश ने मुझे गले से लगा लिया। मुझे भी अब बहुत तसल्ली मिल रही थी कि अब इस लड़ाई में अकेली मैं ही नहीं, मेरा पति भी मेरा साथ देगा। रितेश ने तुरंत ही अपने बड़े भैया को फोन करके घर बुलाया। अगले दिन जब मेरे जेठ घर वापस आए तो रितेश ने गुस्से में अपने भाई पर चिल्लाना शुरू कर दिया, जिसे सुनकर मेरी जेठानी और ससुर भी अपने कमरों से बाहर आ गए। रितेश ने अपने भाई को वो तस्वीरें दिखाते हुए कहा कि ये सब आखिर क्या है, जिस पर पहले तो मेरे जेठ उन्हें बेवकूफ बनाने की कोशिश करते रहे, लेकिन फिर मैंने उन लोगों की पूरी सच्चाई खुद सामने आकर बताई। रितेश ने अपने भाई से कहा कि मैं अभी पुलिस को फोन करके सब कुछ बताता हूँ। इस पर मेरे जेठ बुरी तरह से घबरा गए और रितेश के पैर पकड़कर कहने लगे कि मुझे माफ कर दो। मेरे ससुर जी भी बुरी तरह से अपने बेटे से माफी मांगने लगे। कहने लगे कि मैं बहक गया था, मेरा दिमाग खराब हो गया था। मैंने सोचा कि जब विजय खुद ही अपनी पत्नी को पत्नी होने का दर्जा नहीं दे रहा है तो फिर वो मेरी बहू तो हुई ही नहीं, इसीलिए मैं भी उसके साथ। रितेश ने अपने पिता से कहा कि आपको तो पापा कहते हुए भी मुझे घिन आ रही है। मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि आप इतना नीचे गिर सकते हो। फिर मेरे जेठ ने अपने किए की बहुत बार रितेश से माफी मांगी और कहने लगे कि मैं अब अपनी गलती सुधार लूंगा, लेकिन तुम प्लीज पुलिस को फोन मत करो वरना हमारी जिंदगी खराब हो जाएगी। रितेश ने कहा कि ठीक है, मैं एक शर्त पर ही आप लोगों को अरेस्ट नहीं करवाऊंगा, जब आप भाभी को उनकी आजादी देंगे। इस पर मेरे जेठ तैयार हो गए। वो कहने लगे कि ठीक है, मैं मीरा को तलाक दे दूंगा और उसे उसका बच्चा भी लौटा दूंगा। रितेश ने कहा कि सिर्फ इतना ही नहीं, आप उन्हें उनके पिता के घर वापस छोड़कर आएंगे और पूरी जिंदगी उनके और अपने बेटे का खर्चा भी उठाएंगे। मेरे जेठ ने इस बात पर हामी भरी थी। मेरी जेठानी भी रितेश के इस फैसले पर बहुत खुश थी, क्योंकि वो भी अब मेरे जेठ के साथ रहना नहीं चाहती थी। मेरी जेठानी ने खुशी खुशी मुझे गले से लगा लिया और कहने लगी कि तुम सच में मेरी बहन हो, तुमने आज मेरी मरी हुई जिंदगी में जान फूंक दी है। तुम्हारी वजह से मैं अपने बच्चे को अपने साथ रख पाऊंगी। मैंने अपनी जेठानी से कहा कि अब आपको फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप देखिएगा अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपनी जेठानी को इंसाफ दिलाकर मैं बहुत खुश थी। रितेश भी अब बहुत सुकून महसूस कर रहे थे। फिर वो कहने लगे कि मैं इस सब में तुम्हें ये बताना तो भूल ही गया कि मैंने परसों की मनाली की ट्रिप हम दोनों के लिए प्लान कर ली है और टिकट भी बुक कर दिए हैं। इसलिए तुम अपनी तैयारी कर लेना और हम दोनों घूमने के लिए निकल जाएंगे। मैंने रितेश से कहा कि घर में इतना सब कुछ चल रहा है, क्या ऐसे में हमारा जाना ठीक रहेगा? इस पर रितेश कहने लगे कि लेकिन अब तो मैंने सब कुछ ठीक कर दिया है, तो अब तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। तो तुम बिना वजह ही इस ट्रिप को कैंसिल मत करो, क्योंकि मेरा तुम्हारे साथ कुछ वक्त बिताने का बहुत मन है। रितेश की इच्छा की खातिर मैंने इनकार नहीं किया, क्योंकि मैं अपने पति का दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। उन्होंने आज जो किया था वो बहुत काबिले तारीफ था, और वो आखिर मुझसे मांग ही क्या रहे थे? वो तो मेरे साथ अपना समय ही तो बिताना चाहते थे। सच में मैं बहुत खुशकिस्मत थी जो मेरी शादी रितेश से हुई, वरना विजय जैसा पति तो भगवान करे कभी मेरे किसी दुश्मन को भी ना मिले। अगले दिन मैंने अपनी पूरी पैकिंग कर ली थी। हमारी फ्लाइट सुबह की थी, इसलिए तड़के ही उठकर मैंने चलने की तैयारी कर ली थी। हम जैसे ही घर से निकलने वाले थे कि तभी मेन डोर की बेल बजी। दरवाजा खोला तो सामने पुलिस खड़ी हुई थी। पुलिस ने आकर मेरे पति, जेठ और ससुर को तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया। ये देखकर वहां सभी लोग दंग रह गए थे और वो पुलिस से बार बार पूछ रहे थे
कि आखिर उन्हें किस जुर्म में गिरफ्तार किया जा रहा है। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मेरी जेठानी भी हक्का बक्का सी हम सबको देख रही थी। फिर मैंने उन सबसे कहा कि मैं आपको बताती हूँ कि पुलिस यहाँ पर क्यों आई है। फिर मैंने अपने मोबाइल फोन में एक वीडियो चलाया जिसमें मेरे जेठ और मेरे पति दिख रहे थे। दरअसल कल शाम को जब मैं अपनी पैकिंग में बिजी थी, उस वक्त मेरे पति अपने भाई से मिलने के लिए गए थे, लेकिन तब मेरे पति का फोन कमरे में ही छूट गया था और बार बार उनके किसी क्लाइंट की कॉल आ रही थी। इसलिए मैंने सोचा कि मैं उन्हें जाकर उनका फोन पकड़ा देती हूँ। पर तभी मैंने उन लोगों की बातें सुन ली। मेरा पति अपने बड़े भाई से कह रहा था कि कहाँ तो मैंने सोचा था कि प्रिया जैसी सोने के अंडे देने वाली मुर्गी से शादी करके मेरी जिंदगी ऐश से कटेगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मुझे इससे भी हाथ धोना पड़ेगा। इस पर मेरे जेठ बोले कि गलती तुम्हारी भी है, तुमने प्रिया को कुछ ज्यादा ही छूट दे रखी थी। देखो मैंने कैसे मीरा को अपने शिकंजे में कस रखा था। आज तक वो कभी भी मेरे सामने आंख उठा करके भी नहीं बोल पाई। रितेश कहने लगे कि प्रिया में और मीरा में जमीन आसमान का अंतर है। मीरा एक गरीब बाप की बेटी है, लेकिन प्रिया एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी है। भला वो मुझसे क्यों दबने वाली? और फिर मैं उससे हमेशा प्यार से इसीलिए पेश आता रहा ताकि जब जब मुझे उसके बाप के पैसों की जरूरत पड़े तो आराम से मुझे वो पैसे मिलते रहें। आखिर मैंने शादी भी तो उससे इसीलिए की थी। आपका तो सही है भैया, जो आपकी बीवी अपने माँ बाप की इकलौती है तो आप आराम से उसका सारा बिजनेस संभाल रहे हैं। काश प्रिया का भी कोई भाई नहीं होता तो उसकी भी सारी प्रॉपर्टी आज मेरी होती तो कितना अच्छा होता। इस पर मेरे जेठ बोले, चलो कोई बात नहीं रितेश, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब प्रिया से छुटकारा पाओ। हम तुम्हारे लिए इस बार कोई ऐसी ही लड़की तलाश करेंगे जो करोड़पति भी हो और अपने माँ बाप की इकलौती भी हो, ताकि तुम भी मेरी तरह ही उसकी सारी प्रॉपर्टी पर राज कर सको और फिर तुम्हें उससे छुटकारा पाने की भी नौबत नहीं आएगी। ये कहकर दोनों भाई राक्षसों की तरह हंसने लगे। रितेश बोला, इसीलिए तो मैंने तुरंत ही मनाली की ट्रिप तैयार की। वहां ले जाकर मैं इस प्रिया नाम की मुसीबत को खाई से धक्का दे दूंगा और फिर उसे एक्सीडेंट का नाम देकर और झूठे आंसू बहाकर मामले को रफा दफा कर दूंगा। मेरे जेठ बोले, और बस फिर हमारी सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। एक बार तुम इस प्रिया नाम के कांटे को हमारे रास्ते से निकाल दो, फिर मैं इस मीरा को देखता हूँ। प्रिया का साथ पाते ही इसकी भी जुबान बहुत कैंची की तरह चल रही थी। इसके तो पर अब मैं पूरी तरह से कतर दूंगा। पापा से कहूंगा कि अब तो इसकी और भी ज्यादा हालत खराब कर दो। ये दोनों हैवान जब अपने मंसूबों के बारे में बात कर रहे थे तो मैं वहां पहुंच गई और मैंने इनका पूरा वीडियो तैयार कर लिया और अपने पापा को फोन करके उनकी सारी हकीकत बयां कर दी और उन्हें वो वीडियो भी भेज दिया। मेरे पापा ने बिना एक पल की भी देरी किए हुए पुलिस को इस बारे में खबर कर दी और ऐन मौके पर वो पुलिस को लेकर घर आ गए। मैंने रितेश के मुंह पर खींचकर एक तमाचा मारा। मैंने कहा कि तुम अपने आप को बहुत होशियार समझते हो, लेकिन तुम्हारे जैसे आदमी की अकल ठिकाने लगाना मुझे बहुत अच्छे से आता है। तुमने मुझसे फायदा लेने के लिए शादी की थी, जबकि मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था। लेकिन तुम भी अपने भाई और पिता की तरह नीच निकलोगे, ये मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी। लेकिन ये मेरी गलतफहमी थी। आखिर तुम भी तो इसी तालाब की गंदी मछली हो, तो फिर तुम दूध के धुले हुए आखिर कैसे हो सकते हो, ये तो मैं भूल ही गई थी। लेकिन अब तुम फिक्र मत करो, तुम लोगों ने अब तक जितने भी पाप किए हैं उन सब की सजा तुम्हें बराबर मिलेगी। इसके बाद पुलिस उन तीनों के साथ साथ उस नौकर को भी पकड़कर अपने साथ ले गई। मेरे पापा ने तुरंत ही मुझे गले से लगाया और मेरे सर पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे। मुझे इन लोगों के बारे में और भी अच्छे से जांच पड़ताल करनी चाहिए थी। मुझे नहीं पता था कि ये पूरा परिवार ही फ्रॉड है। मैंने पापा से कहा कि इसमें आपकी भी कोई गलती नहीं है। ये लोग अव्वल दर्जे के नाटकबाज हैं और इसीलिए ये अब तक सबको बेवकूफ बनाते आए हैं। मेरे पापा मुझे अपने साथ अपने घर ले जाने लगे तो मैंने मीरा दीदी से भी कहा कि वो भी मेरे साथ चले, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। पर जब मेरे पापा ने उन्हें अपने गले से लगाकर कहा कि तुम भी मेरी बेटी के जैसे ही हो, इसीलिए तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा, उनके कहने पर मीरा दीदी भी मेरे साथ मेरे घर आ गई। मैं मीरा दीदी के पापा को भी गांव से अपने घर ले आई थी। इसके बाद मैंने अपने जेठ की पत्नी पर केस कर दिया कि उन्होंने जालसाजी से मीरा दीदी का बच्चा
जबरदस्ती अपने कब्जे में कर रखा था। जब डीएनए जांच की गई तो उसमें ये साबित हो गया कि ये बच्चा मीरा दीदी का है और इसीलिए उस बच्चे की कस्टडी आराम से मीरा दीदी को मिल गई। उन लोगों को उनके किए की सजा अब मिल चुकी है। मीरा दीदी अपने बच्चे और पिता के साथ आराम से अपने खुद के घर में रह रही हैं और मेरे पापा की कंपनी में नौकरी कर रही हैं। आज वो अपने पैरों पर खड़ी हैं और अब उन्हें किसी के भी सहारे की जरूरत नहीं है। मैंने भी अब शादी ना करने का फैसला किया है क्योंकि इस हादसे ने मुझे पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है। मेरे पापा ने भी मेरे इस फैसले का सम्मान किया और आज मैं भी अपने पापा के बिजनेस को आगे बढ़ाने में उनकी मदद कर रही हूँ। तो दोस्तों, आपको मेरे द्वारा लिखी हुई ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें।